Hello everyone, welcome back to Line Studies Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चलिए शुरू करते हैं D50 का सेशन. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर टुडेज सेशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट. नेशनल क्रैशेज स्कीम is a centrally sectored scheme being implemented by Ministry of Women and Child Development. Second statement is it aims to provide day care facilities to children of age group of 6 months to 6 years of working mothers. And your options are A only, B only, both or none. So you have to choose the correct statement. So here answer is B only, which means your second statement is correct and first statement is wrong. सो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं पहले. आपने ये आर्टिकल देखा होगा द हिंदू में 60% ऑफ मदर रिटर्न टू वर्क विद इन 6 months ऑफ डिलीवरी रिवील्स स्टडी. सो बेसिकली एक स्टडी के थ्रू कुछ डेटा आपको देखने को मिला है, तो फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है विमेन से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. सो यहीं पे आपको नेशनल क्रैशेज स्कीम के बारे में बात देखने को मिलती है. सो फिर स्कीम इम्पॉर्टेंट हो जाती है. सो पहला स्टेटमेंट नेशनल क्रैशेज स्कीम इज़ अ सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, ये गलत है बिकॉज आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है. बाकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, ये भी बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जो 6 months से 6 year तक के बच्चे होंगे वर्किंग मदर्स के, उनको यहाँ पे डे केयर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी. ओके, और देख लेते हैं इसके बारे में. ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिल्कुल ठीक. पहले इसका नाम जो था राजीव गांधी नेशनल कैसे स्कीम था. ओके, और यहाँ पे आपका क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी दिया जाता है, भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है. ओके, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गया आपका, हेल्थ चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन हो गया आपका. then you have early stimulation for children below 3 years and preschool education for 3 to 6 year. so डे केयर फैसिलिटीज़ में ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं. बेसिकली उन वर्किंग वुमेन के लिए ये स्कीम रखी गई है जिनके जिनके बेबी को केयर करने के लिए कोई नहीं होते हैं. सो यहीं पे स्कीम के बारे में अगर और गाइडलाइंस में देखें तो जो अब ये क्रैश खुलेगा कहाँ पे, कैसे होगा, कहाँ होगा. सो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि पहला तो ये कि क्रश आपका 1 month में 26 days खुला होगा. ओके, फॉर 7 and 26 in a month and for 7.5 hours per day. 7.5 hours per day क्रशे खुला होना चाहिए. दूसरा, एक क्रशे में 25 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए. ओके, तीसरा यहाँ पे चार्जेस लिवाई करेंगे टू ब्रिंग दी एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो रेशियो में बांटा गया है, 60-30-10, देन 80-10-10, देन 90-0-10. अलग अलग आपका यहाँ पे रखा गया है अलग अलग स्टेट्स के लिए. फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए आ गए, हिमालयन स्टेट्स के लिए एक साथ ये रखा गया है. फिर जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए अलग होगा एंड सो ऑन. या आप यहाँ पे एक इसका PIB में आपका इस तरीके का दिखा गया है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आपको लर्न करने के लिए ईजी होगा, रिवाइज करने के लिए ईजी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इज एन इनफॉर्मल वॉलंटरी पार्टनरशिप अमंग 35 countries to prevent the proliferation of missile and unarmed aerial vehicle technology capable of carrying greater than 500 kg payload for more than 300 km. It is a legally binding treaty and none of the above. International relation. सो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा आपका C, विच मीन्स आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपकी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोलते हैं कि एक इनफॉर्मल और वॉलंटरी पार्टनरशिप है 35 कंट्रीज़ के बीच, बिल्कुल ठीक है. दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे 500 kg पेलोड एंड मोर देन 300 किलोमीटर यहाँ पे आपका पैरामीटर्स रखे गए हैं उन मिसाइल्स के लिए और अनआर्म्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए. ओके, सो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार. सो बेसिकली इसमें था क्या आपका कि यहाँ पे आपके मेंबर्स को प्रोहिबिट किया जाता है किससे कि वो जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं मिसाइल की या UAV सिस्टम्स की होती हैं, ठीक है, वो नॉन मेंबर्स को ना दें. जिससे क्या होगा आपका जो मिसाइल का जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, ओके, जिनको डिस्ट्रक्टिव इन नेचर माना जाता है ऑब्वियसली जो है भी, ओके, तो इनका जो स्प्रेड है वो रोका जा सके. इसीलिए यहाँ पे जो डिसीजन होगा इसमें आपका कंसेंसस के थ्रू होता है मेंबर्स के बीच में. इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो आपकी ट्रीटी थी या 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी G7 कंट्रीज़ के थ्रू, और 1992 में इसका स्कोप आपका बढ़ा दिया गया था. स्टार्टिंग में आपके जैसे मिसाइल की थी, बाद में ये सभी टाइप के जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है उनके ये ट्रीटी आपकी एक्सटेंड कर दी गई. इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगेन ये हो जाता है कि लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, इसीलिए इस ट्रीटी के कुछ हम मेजर्स नहीं देखते हैं. अगर मान लो कोई मेंबर कंट्री इसको वायलेट भी करती है
ओके सो यहाँ पे आपके मेजर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। बट बेसिकली आप समझिए कि ये जो ट्रीटीज़ होती हैं फिर ऐसी बनाई क्यों जाती हैं? अगर ये लीगली बाइंडिंग नेचर में नहीं है तो इन्हें बनाया क्यों जाता है? बेसिकली होता क्या है कि मानो अगर किसी कंट्री ने इसे वॉयलेट भी कर दिया है, सो ट्रीटी के अकॉर्डिंग तो उसके ऊपर कोई प्यूनिटिव एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बट जो आपका ग्लोबल प्लेटफॉर्म होगा ना, वहाँ पर जो कंट्री की इमेज होती है वो किसी ना किसी तरीके से डिटोरिएट हो जाती है। तो जिस वजह से ये ट्रीटीज़ जो होती हैं फिर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस तरीके के जो आपके किसी भी तरीके के जो आपका कमिटमेंट होते हैं कंट्रीज़ के थ्रू, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो एक कंट्री की इमेज दिखाते हैं। तो इसीलिए इस तरीके के ट्रीटीज़ की इंपॉर्टेंस होती है। और अगर हम बात करें, इंडिया ने इसे आपका 2016 में ज्वाइन किया था एज अ 35th मेंबर। ओके, और यहाँ पे आपका हेग कोड ऑफ कंडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी इससे रिलेट करता है। और यहाँ पे आपका फिर आप आगे कुछ डिटेल्स हैं, आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। बाकी इंडिया और MTCR जो है उसके रिलेशन के बारे में ही ये बात करी गई है। याद रखिएगा, चाइना इसका मेंबर नहीं है, बट चाइना सिर्फ इसे वर्बली प्लेज, मतलब चाइना सिर्फ बोलता है कि वो ट्रीटी की गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, बट वो इसका फॉर्मल मेंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम स्टैट्यूट इज रिलेटेड टू विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग? पहला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दूसरा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तीसरा है बोथ एंड द लास्ट इज नन। सो रोम स्टैट्यूट किससे रिलेट करता है? देखते हैं इसका आंसर क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और आपने देखा भी होगा ये। इसका आंसर होगा आपका बी, बहुत ही सा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेट करता है। हमने आई गेस प्रीवियस लेक्चर्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिस्कस किया था। सो उस टाइम में मैंने बताया था कि आपके दो चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ओके, तो जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये 1946 में हुआ था, क्रिमिनल कोड आपका 2002 में हुआ था। कोर्ट ऑफ जस्टिस आपका जो है वो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल बॉडी है, जबकि ये आपका इंडिपेंडेंट नेचर का है। दोनों की लोकेशन सेम है। ओके, ये एक यहाँ पे कैच पॉइंट है, दोनों की लोकेशन सेम है, मतलब जो इनकी जहाँ पे है ये वो सेम है। दूसरा, जो आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यहाँ पे पार्टीज़ के बीच में जो आपका जितने भी बोन ऑफ कंटेंशन होंगे या फिर जितने भी आपके डिस्प्यूट्स होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। ओके, लेकिन जो आपका ICC है, यहाँ पे इंडिविजुअल का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है। यहाँ पे आपके बाउंड्री, सोवरेनिटी, मैरीटाइम डिस्प्यूट ये सब देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपकी जीनोसाइड से रिलेटेड बातें देखने को मिलेंगी। इसलिए जब आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसे जीनोसाइड या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बात होती है तो आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ही सुनाई देता है। ओके, सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग G7 कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट: जापान, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम। आपके ऑप्शन हैं ABCD, ACBD, ADCB, ADBC। सो G7 आपका न्यूज़ का पार्ट था। सो इस तरीके से फिर हमने G7 तो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कई बार। सो अब उनकी ज्योग्राफी डिस्कस कर सकते हैं। और आपने ये इंडियन एक्सप्रेस में भी पढ़ा होगा, जिंदा हिंदू में भी पढ़ा होगा, इस तरीके के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका ACBD इसका आंसर है। ये आपका द हिंदू में आपको आर्टिकल दिखा होगा, फाइट अगेंस्ट अथॉरिटेरिज्म एक्सट्रीमिज्म सेज PM एट G7 मीटिंग। याद रखिएगा, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, बट इंडिया को एज अ इन्वाइटी यहाँ पे देखा गया है, इनवाइट किया जाता है। ओके, सो तब यहाँ पे ये कमिटमेंट दिया गया था। तो आप इससे ये कंफ्यूज मत करिएगा कि आपका अगर इंडिया कुछ वहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है तो पार्ट है। हमें इनवाइट किया गया था, ये काफ़ी कंट्रीज़ को इनवाइट करते हैं, उसमें से एक इंडिया भी है। सो देख लेते हैं एक बार मैप में। सो ये दिख रहा है आपको जापान, देन हियर इज इटली, फिर यहाँ पे आपको फ्रांस दिख रहा है, और ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम। सो आपका आंसर इस तरीके से जाता है। बाकी आपकी G7 कंट्रीज आपकी ये कनाडा हो गई, आपका यूनाइटेड नेशन हो गई। सो आपको देखने को मिल रहा है कि 3 कॉन्टिनेंट्स में आपकी फैली हुई हैं। आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, आपका यूरोप हो गया, और आपका एशिया हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट? सब्सिडियरी अलायंस वर बेसिकली अ ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट by the virtue of which Indian kingdom lost its sovereignty to English. It was framed by Lord Wellesley for the first time. And your options are A only, B only, both or none. So देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लास्ट सेशन का असाइनमेंट जो था वो सब्सिडियरी अलायंस था। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। इसका आंसर होगा आपका A only, विच मीन्स पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? बहुत ही, ये आपका बहुत ही डायरेक्ट स्टेटमेंट था, और गलत इसलिए क्योंकि वेलेस्ले लाए थे, ठीक है, बट सबसे पहले वेलेस्ले नहीं लेके आए थे उसके। ओके, सो हम देखते हैं, पहला हम सब्सिडियरी अलायंस को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसकी एक ट्रीटी होती थी जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में हुआ करती थी। तो इसमें क्या होता था कि प्रिंसली स्टेट अपनी जितनी भी सोवरेनिटी है और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंडर सरेंडर कर देते हैं। अब इसके हम आगे देखेंगे क्या इसके फीचर्स थे। सो आपकी ये जो फ्रेम हुई थी ये लॉर्ड वेलेस्ले ने तो करी थी।
1798 1805 के बीच में जब लॉर्ड वेलेस्ली थे तो वो इसे लेके आए थे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू के बिहाफ में। बट ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब वर्ड यूज़ होता है ना, तो ये आपका डुप्ले जो थे आपके फ्रेंच गवर्नर जनरल, उन्होंने इसे फ्रेम किया था। सो जहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम वर्ड आ जाता है तो फिर वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम डुप्ले लेके आए थे इसे। पहले जो आपका रूलर थे वो अवध था, पहला स्टेट अवध था जिसने सब्सिडियरी अलायंस पे एंटर किया था। लेकिन पहला जो वेल फ्रेम्ड सब्सिडियरी अलायंस था वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने उसके अंदर, मतलब हैदराबाद उसके अंदर आया था। ओके, सब्सिडियरी अलायंस के आपके फीचर्स हैं, सो इसको जल्दी से देख लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता था कि जो आपके इंडियन सोल्जर होंगे, ओके, उनको आपका ब्रिटिशर्स के अंदर मतलब जो आपका प्रिंसली स्टेट होगा उसको अपनी आर्मी डिसॉल्व करनी होगी, पहला। दूसरा, उनको ब्रिटिशर्स की आर्मी का मेंटेनेंस पे करना होगा। ओके, तीसरा, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि इन रिटर्न में क्या होगा, जो ब्रिटिशर होंगे वो उस प्रिंसली स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेन अटैक के थ्रू और इंटरनल डिवॉल्ट में भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी भी डिसॉल्व कर दी है तो अब ब्रिटिशर्स को ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, जहाँ पे और फिर नेक्स्ट क्या है कि ब्रिटिशर्स ने इसमें आपको एक प्रॉमिस करा था कि वो इंटरनल मैटर्स में जो इंटरफेयर नहीं करेंगे इंडियन स्टेट के। बट ये बहुत ही वैसा प्रॉमिस था जो उन्होंने नहीं कर रखा था, और उन्होंने काफ़ी इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है इनका। ओके, और इंडियन स्टेट जो थे, इन प्रिंसली स्टेट बेसिकली, वो किसी दूसरे फॉरेन पावर के साथ किसी भी अलायंस में नहीं आ सकते थे अगर उन्होंने सब्सिडी अलायंस साइन किया है। वो कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं रख सकते थे किसी दूसरे इंडियन स्टेट के साथ बिना ब्रिटिश के अप्रूवल के। अपनी सारी पावर उन्होंने जितनी भी फॉरेन अफेयर्स के मैटर्स में थी, मिलिट्री के मैटर्स में थी, वो ब्रिटिश वो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर कर दी थी। और यहाँ पे जो ब्रिटिश थे वो उनके प्रोटेक्टोरेट बन चुके थे। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप एक बार इसको पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं, ये सब वही लिखा है वर्ड्स में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे आपने देखा भी होगा जब हमने सब्सिडी अलायंस भी डिस्कस किया था, तो उससे पहले आपने बैटल ऑफ बक्सर वाला जो आपका यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है कि नवाब ऑफ अवध वाज द फर्स्ट रूलर टू एंटर इनटू अ सब्सिडी अलायंस विद ब्रिटिश आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। सो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही जो आपका अवध था वो ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडी अलायंस में आया। सो आज का असाइनमेंट आपका ये है कि आपको बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बताना है। आई नो इट्स वेरी इजी, ओके, बट चलिए बताइए, फिर आपका नेक्स्ट असाइनमेंट में हम उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विद मेडिटेरियन सी, इजराइल, सीरिया, लेबनान, नन ऑफ द अबव। कौन नहीं करता है? सो आपका आंसर होगा इसमें डी, विच मीन्स आपका इनमें से कोई भी नहीं है जो नहीं करता है, क्योंकि ये दिख रहा है आपको मेडिटेरियन सी, ये सीरिया कर रहा है, लेबनान कर रहा है, और इजराइल तो कर ही रहा है। ओके, सो और देख सकते हैं लीबिया कर रहा है, इधर से आपका इजिप्ट कर रहा है, फिर ऊपर से टर्की कर रहा है। ओके, यहाँ पे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके से। वैसे भी जो इजराइल वाला एरिया, मिडिल ईस्ट का एरिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप इसको अच्छे से जितनी बार हो सके उतनी बार एक्टर्स में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू रेफ्यूजी, बायोवेपन्स, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, नन ऑफ दी अबव। सो इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स ये शिप्स की रिसाइकलिंग से रिलेटेड है। सो यहाँ पे आपका ये आपका 2009 में ये हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन जो था, जो जिस तरीके से शिप्स होते हैं उनको किस तरीके से रिसाइकल किया जाए उससे रिलेट किया गया है ये। और यहाँ पे एम टू इंश्योरिंग दैट शिप्स व्हेन बी रिसाइकल बीइंग रीच एट द एंड ऑफ देयर ऑपरेशनल लाइफ एंड डू नॉट पॉज एनी अननेसेसरी रिस्क टू द ह्यूमन हेल्थ एंड टू द एनवायरनमेंट। ओके, जब शिप्स की लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उनको किस तरीके से दोबारा से यूज़ में लाया जाए उस पर ये डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टक्सनेट समटाइम सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो इसका ऑप्शन है आपके साइबर थ्रेट, इसरोज न्यू मिशन, ह्यूमनॉइड, नन ऑफ द अबव। ये यहाँ पे आपके लाइक डॉट में हो चुके हैं, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स ये एक साइबर अटैक्स, साइबर थ्रेट से रिलेटेड है। बेसिकली आपने सुना भी होगा, ये सुना तो नहीं होगा, लाइक इस ये थोड़ा पुराना है, बट क्योंकि आपका साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ का पार्ट है तो फिर हमारे लिए सारे जितने भी ऐसे टर्म्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने सुना होगा ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी पे आपका 2018 में, पुराना भी नहीं है ये तो, 2018 में एक वायरस अटैक हुआ था। सो इस तरीके के टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस तरीके के आपके वायरस अटैक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज इन, कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ है आपका ये देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका मध्य प्रदेश में है। सो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है आपका वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ये आपका एक एट अ ग्लांस में मैप है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं।
हम रोज़ एक एक नेशनल पार्क भी डिस्कस करते हैं क्योंकि अब हमने मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी थी। बिकॉज़ कई बार ये आपकी मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, सो इजी होता है आपको अगर पता हो कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है नेशनल पार्क की, टाइगर रिजर्व्स की। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वैसे भी ये। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। द सिक्योरिटी काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन चार्टर in 1945 and is one of the 6 principal organs of United Nations. The council has 15 members, 5 permanent, 10 non-permanent, elected for 4-year term. And your options are A only, B only, both or none. सो इसका आंसर होगा आपका ए ओनली, विच मीन्स पहला स्टेटमेंट सही है। ये सुना होगा आपने, सुन वैक्सीनेशन सेज UNGA प्रेसिडेंट इलेक्ट। बेसिकली मालदीव्स के एक ये जो लीडर थे, ये आपके आपके यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में आपके इलेक्ट हुए हैं। फिर यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ अलग अलग इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो सिक्योरिटी काउंसिल हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर 8th टाइम के लिए 8th टाइम इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है। सो पहला स्टेटमेंट जो था वो ठीक है, 1945 के चार्टर से बना था। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 4 साल टर्म नहीं होगा। सो काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। ओके, सो देखते हैं कितना साल होगा इसमें। सो बेसिकली इसमें जो आपका टर्म होता है वो 2 ईयर होता है। 5 परमानेंट मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशन हो गया, सॉरी USA हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम हो गया। हर सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर के पास एक वोट होता है। डिसीजन जो होगा, ओके, वो यहाँ पे एक आपका वीटो का भी वोट रखा गया है। ओके, सो नो वोट फॉर वन। और वीटो वोट जो होता है वो आपका नेगेटिव नेचर का होता है, मतलब वो किसी रिजोल्यूशन, किसी भी डिसीजन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए होता है। याद रखिएगा, नेगेटिव नेचर का होता है। ओके, सो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ओके, और जो प्रेसिडेंसी है वो हर दैट रोटेट एवरी मंथ अमंग इट्स 15 मेंबर्स। सो आप इसको एक बार पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो विद दिस वी कंक्लूड टुडे। आई गेस आपने आज इससे पार्टिसिपेट किया होगा, अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा 10 में से आपके कितने मार्क्स आए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन, थैंक यू सो मच।